नमस्कार, मैं नंदराम पालीवाल, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। आज इस वीडियो में मनु के अनुसार परराष्ट्र नीति एवं राजनयिक का व्यवहारिक स्वरूप इसके बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में मनु के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मंडल सिद्धांत और 60 गुणी नीति के बारे में चर्चा की थी। परराष्ट्र नीति के सिद्धांतों को व्यवहार में क्रियान्वित करने के लिए मनु ने विभिन्न संस्थाओं एवं प्रक्रियाओं का विवेचन किया। जैसे पहले है दूत व्यवस्था। मनु ने दूतों की भूमिका को परराष्ट्र संबंधों के संचालन में अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। उनके अनुसार राज्य के मैत्रीपूर्ण अथवा अमैत्रीपूर्ण संबंधों का मूल आधार दूत ही होते हैं। मनु का कथन है कि दूत ही शत्रु से मेल करा देता है और मिले हुए शत्रु से विग्रह करा देता है। दूत वह कार्य कर सकता है जिससे परस्पर मैत्री में भी फूट पड़ जाती है। अब दूत की योग्यताएं। मनु ने शास्त्रों का विशिष्ट ज्ञान, इंगित, वचन तथा स्वर आदि का अर्थ समझने वाले भाव, आकार और चेष्टा जैसे क्रोध के सूचक भाव जैसे नेत्रों का लाल होना, भौहें टेढ़ी करना आदि को जानने की क्षमता, शुद्ध हृदयता, चातुर्य एवं कुलीनता तथा स्त्री आसक्ति एवं मद्यपान से रहित होना आदि गुण दूत की अनिवार्य योग्यताओं के रूप में स्वीकार किए हैं। शुद्ध, अनुरक्त, चतुर, तीव्र स्मरण शक्ति युक्त, देश व काल के अनुरूप निर्भय एवं वाक्पटु दूत को मनु ने श्रेष्ठ दूत के रूप में स्वीकार किया। मनु ने 6 गुणों यानी 6 गुणों वाली संधि, विग्रह आदि में प्रवीणता, सामर्थ्य, धर्म, अर्थ व काम से भी शत्रुओं के पक्ष में न आना, गणितज्ञ होना, निर्लोभी व धर्मयुक्त होना, विभिन्न लिपियों का ज्ञान, प्रसंगानुसार कार्य करने की क्षमता, विश्वास पात्र होना आदि दूतों के आवश्यक गुण माने हैं। अब गुप्तचर व्यवस्था। मनु के अनुसार गुप्तचर दूसरे राज्य की शक्ति एवं दुर्बलताओं तथा व्यवस्था आदि के बारे में जानकारी एकत्रित करके अपने राजा तक पहुंचाता। साथ ही गुप्तचर का यह कार्य भी है कि वह अपने राज्य में रह रहे दूसरे राज्यों के गुप्तचरों का पता लगाए, वह उनके बारे में राजा को सूचित करे। गुप्तचर कई प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है कापटिक। मनु के अनुसार डीठ, कपट व्यवहार में दक्ष तथा जीविका का इच्छुक व्यक्ति यदि गुप्तचर का कार्य करे तो वह कापटिक गुप्तचर कहलाएगा। उदासीन। मनु ने संन्यास धर्म से पतित हो गए, बुद्धिमान, शुद्ध अंतःकरण वाले, जीविका के इच्छुक व्यक्ति को उदासीन गुप्तचर कहा है। गृहपति। मनु ने जीविका से रहित एवं किसान के रूप में रहने वाले व्यक्ति को जो कृषि कर्म के स्थान पर गुप्तचर्या करे, गृहपति श्रेणी का गुप्तचर माना है। व्यापारी। व्यापारी के रूप में रहने वाले जीविका रहित व्यक्ति को जो वास्तव में गुप्तचर्या में लगा हो, मनु ने व्यापारी गुप्तचर माना। तापस। तपस्वी के वेश में रहते हुए गुप्तचर्या करने वाले व्यक्तियों को मनु ने तापस कहा है। मनुस्मृति में गुप्तचरों की योग्यताएं, कार्यविधि एवं व्यवहार आदि के विषयों में विस्तृत विवेचन नहीं किया गया है। अब युद्ध एवं युद्ध के प्रति मनु का दृष्टिकोण। पहला, युद्ध का औचित्य। मनु ने युद्ध के औचित्य को स्वीकार किया है, किंतु उन्होंने राज्य हित के संवर्धन में युद्ध को अनिवार्य व एकमात्र
आधार के रूप में स्वीकार नहीं किया। राज्य हित की पूर्ति के लिए अपनाए जा सकने वाले साधनों की तुलनात्मक वरीयता व वांछनीयता के क्रम में मनोयुद्ध को अंतिम स्थान देते हैं। यदि कोई मार्ग नहीं बचा है राज्य हित के लिए तो युद्ध अंतिम विकल्प ही होना चाहिए। मनुस्मृति में अनेक प्रसंगों में मनु ने शासक को परिस्थितियों के सौराष्ट्र के प्रति अनुकूल होने की दशा में दूसरे राज्य पर आक्रमण का परामर्श दिया है। मनु का मत है कि राजा अपनी सेना आदि को शक्तिशाली एवं शत्रु पक्ष की सेना को इसके विपरीत समझे तो उसे आक्रमण कर देना चाहिए तथा यदि वह शत्रु राज्य को अमात्यों के विरोध आदि व्यसनों में पड़ा समझे तो भी आक्रमण कर देना चाहिए। परंतु युद्ध के समय दोनों पक्षों की विजय पराजय अनिश्चित होने के कारण मनु शासक को सामान्यतः युद्ध के त्याग का परामर्श भी देते हैं। मनु साम दाम भेद तीनों उपायों के विफल हो जाने की दशा में आत्मरक्षार्थ ही युद्ध को अंतिम विकल्प के रूप में स्वीकार करते हैं। अब युद्ध के प्रकार मनुस्मृति में युद्धों के दो प्रकार स्वीकार किए गए, धर्म युद्ध एवं कूट युद्ध। धर्म युद्ध की संज्ञा उन युद्धों को दी गई है जो शत्रु द्वारा युद्ध हेतु आमंत्रित किए जाने पर समस्त नैतिक नियमों जैसे सोए हुए व्यक्ति को न मारा जाए, असैनिकों से युद्ध नहीं किया जाए, शरणागत योद्धा पर प्रहार नहीं किया जाए आदि का पालन करते हुए किया जाए। दूसरा कूट युद्ध, जिन युद्धों में युद्ध के नैतिक नियमों की अवहेलना की जाए उन्हें मनु ने कूट युद्ध कहा है। मनु ने कूट युद्ध के अंतर्गत कई युद्ध क्रियाओं का समावेश किया, जैसे शत्रु को पीड़ित करने के लिए उसके चारों ओर घेरा डाला जाना या उसके भूसा अन्न घास जल व ईंधन को नष्ट कर दिया जाना। दूसरा शत्रु के तड़ाक नहर कूप आदि को नष्ट किया जाना, नगर के परकोटे को नष्ट किया जाना, खाई को प्रवेश योग्य बनाने हेतु मिट्टी से भर दिया जाना व रात्रि में युद्ध के वाद्य यंत्रों की सहायता से शत्रु को भयभीत किया जाना। इसी में तीसरा शत्रु पक्ष के सेनापति मंत्रियों को लालच देकर अपने पक्ष में किया जाना एवं शत्रु के द्वारा किए जा रहे कार्यों का गुप्त ढंग से ज्ञान प्राप्त किया जाना। तो ये था कूट युद्ध। अब युद्ध के नियम। मनु ने युद्ध के दौरान भी नैतिक नियमों के पालन पर अत्यधिक बल दिया है। मनु की युद्ध संबंधी नीतियों के विवरण से स्पष्ट होता है कि वे युद्ध के नियमों का पालन आवश्यक समझते थे। युद्ध हेतु मनुस्मृति में प्रतिपादित कुछ प्रमुख नियमों को सूचीबद्ध किया जा सकता है, जैसे युद्ध में कूट शास्त्रों जैसे बाहर से लकड़ी आदि तथा भीतर से घातक, विष से बुझाए गए शस्त्रों, अग्नि से प्रज्वलित अग्रभाग वाले अस्त्रों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। शरणागत शत्रु पर शस्त्र प्रहार नहीं किया जाना चाहिए। सोए हुए व्यक्ति पर शस्त्र रहित तथा युद्ध में भाग नहीं ले रहे व्यक्तियों पर भी प्रहार नहीं किया जाना चाहिए। युद्ध में योद्धाओं द्वारा जीता गया धन उन्हीं योद्धाओं को प्रदान कर दिया जाना चाहिए। राजा द्वारा युद्ध में जीते गए धन में से प्रत्येक योद्धा को उसके पुरुषार्थ के अनुसार भाग प्रदान किया जाना चाहिए। तो ये थे युद्ध के नियम। अब विजित राष्ट्र एवं उसके धन के प्रति विजेता का कैसा व्यवहार होना चाहिए। युद्ध में विजित धन के संबंध में मनु ने राजा को परामर्श दिया है कि कम मूल्य के द्रव्य युद्ध में जीतकर लाने वाले योद्धा को ही दे दिए जाने चाहिए। मनु के अनुसार केवल बहुमूल्य रत्न
सोना, चांदी या भूमि ही राजा द्वारा ग्रहण किए जाने चाहिए तथा उनका भी यथासमय सैनिकों के मध्य उनके पुरुषार्थ के आधार पर वितरण कर दिया जाना चाहिए। मनु ने परामर्श दिया कि विजित राज्य पर अपना शासन स्थायी बनाने के लिए राजा को वहाँ के व्यक्तियों के प्रति उदारता एवं सहिष्णुता का व्यवहार करना चाहिए, जिससे शासन के कार्य में सहयोग प्रदान करने लगे। मनुस्मृति में इस संदर्भ में विजेता शासक को निर्देश दिए गए हैं कि विजय लाभ के उपरांत प्राप्त की गई वस्तुओं का कुछ अंश देवताओं एवं ब्राह्मणों को दान कर दे और राज्य में विज्ञापित करे कि युद्ध में जिन व्यक्तियों ने उनके प्रति विरोध का आचरण किया है उन्हें अभय दान प्रदान किया जाता है, अतः वे निर्भय होकर अपने अपने कार्य कर सकते हैं। मनु ने विजित राज्य के प्रशासन हेतु राज्य के प्रमुख व्यक्तियों की इच्छा जानकर पूर्व शासक के वंश के ही किसी व्यक्ति को राजा के पद पर नियुक्त करने को उचित माना है। तब विजेता राजा को परामर्श दिया है कि वह विजित राज्य के साथ कुछ शर्तों का निर्धारण कर ले, जिनका विजित राष्ट्र द्वारा पालन किया जाना आवश्यक हो। राजा को परामर्श दिया गया है कि वह विजित राष्ट्र के निवासियों के धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे। वह नवनियुक्त राजा को रत्न आभूषण देके सम्मानित करे। परराष्ट्र संबंधों के विभिन्न पक्षों के संदर्भ में मनुस्मृति में हुआ ये विवेचन यह स्पष्ट करता है कि मनु परराष्ट्र नीति के विषय में एक आदर्शात्मक व संगठित व्यवस्था का प्रतिपादन करते हैं। धन्यवाद।